Good morning, students. Now, in today's lecture, we will start new topic, that is laws of motion. हम नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ फोर्स, फोर्स से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमेनॉन्स, ओके, कोलिजन. तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, राइट. तो पहले फोर्स का मीनिंग क्लियर करते हैं. ओके, तो फोर्स मतलब अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू परफॉर्म वर्क. ओके, या फिर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो उसको मूव करने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए. ओके, तो सच फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स. देखिए, इस फोर्स के बारे में पहले एरिस्टोटल ने क्या कहा था, ये यहाँ पर हम समझ लेते हैं. देखिए, एरिस्टोटल 384 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी सन पूर्व. ओके, 384 या फिर 322 बीसी मतलब 2300 साल पहले. व्हाट इज द स्टेटमेंट that is known as Aristotelian law about the nature? An external force is required to keep a body in uniform motion. According to him, अगर ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर कंटिन्यूअसली हमें देना चाहिए. देखिए, इन आवर डेली लाइफ, सपोज if we applied a force on this object, it will move some distance and stops. तो अगर इसको कंटिन्यू मोशन में रखना है तो इसको कंटिन्यूअसली फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, बराबर है. मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जितना फोर्स होगा उतनी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, एंड सम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, राइट. अगर उसको कंटिन्यूअस इन यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो हमें कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा स्टूडेंट. सो दिस इज द स्टेटमेंट, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. ये स्टेटमेंट का यहाँ पर मीनिंग होता है स्टूडेंट, राइट. लेकिन उसके बाद देखिए गैलीलियो, ओके, इन 1564 टू 1642, दिस इज एडी मतलब एनी डोमिनो, मतलब ईस्वी सन के बाद, ईस्वी सन स्टार्ट होने के बाद. ओके, तो 1564 to 1642. ओके, तो ये ड्यूरेशन है गैलीलियो का. तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ये एग्जैक्टली रॉन्ग है. ओके, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, गैलीलियो का यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है. देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है. एरिस्टोटल ने क्या कहा यहाँ पर, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब देखिए कि एक बॉडी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो स्टॉप हो जाएगा ना, तो उसको कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स जरूरी है ना. लेकिन गैलीलियो का मतलब यहाँ पर ओपिनियन क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. और उसके बाद फिर न्यूटन, ओके, दोनों ने यहाँ पर एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके बीच कुछ लॉज एस्टैब्लिश किए, एंड दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. देखिए, गैलीलियो, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एंड न्यूटन, देखिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं बाइसिकल का, है ना. तो बाइसिकल अगर हम पैडल उसके वहां पर पैडलिंग करते हैं तो बाइसिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड. अगर पैडलिंग करना स्टॉप कर देते तो क्या होता है, कुछ देर के बाद वहां पर बाइसिकल स्टॉप हो जाएगी, राइट. तो अगर बाइसिकल को कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो हमें पैडलिंग करना जरूरी है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना जरूरी है. लेकिन गैलीलियो और न्यूटन, अकॉर्डिंग टू बोथ, that force is not necessary to keep the bicycle continuously in the same straight line, that is uniform motion. क्यों? अब देखिए ध्यान से एग्जांपल का एनालिसिस करते हैं. जब हम पैडलिंग करते हैं और बाइसिकल सामने की तरफ, मतलब मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग स्ट्रेट लाइन, ओके,
तो वहां पर क्या होता है कि अगर हम पैडलिंग करना छोड़ देते हैं तो बाइसिकल क्यों स्टॉप हो जाती है, इसका रीजन क्या है आपको पता है? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब विस्कस फोर्स ऑफ द एयर, उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर है। और एक इम्पोर्टेंट, मतलब जो व्हील होता है साइकिल का, उसका टायर और रोड सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है ना। तो इतने सारे फोर्सेस क्या करते हैं, बाइसिकल के मोशन को अपोज करते हैं, उसकी वेलोसिटी या स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एयर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अपोजिंग द बाइसिकल। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ही होता है ना to oppose the motion of that is to oppose the motion of the object, moving object। तो ये फोर्सेस जो यहाँ पर है हमने डिस्कस किए कि विस्कस फोर्स ऑफ एयर, मतलब एयर रेजिस्टेंस, देन फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाइसिकल की स्पीड कम होती है और एट लास्ट बाइसिकल स्टॉप्स। हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज एयर रेजिस्टेंस हम निगलेक्ट कर देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पर निग्लिजिबल कर देंगे और फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पर कम कर देते, मिनिमम या फिर जीरो निग्लिजिबल कर देते। मतलब मान लीजिए कि एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स हम यहाँ पर हटा देते हैं। ओके, तो क्या होगा, बाइसिकल जिस स्पीड में और जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूविंग है उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मोशन में रहेगी ना। अगर हम देखें बाइसिकल स्टॉप क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर ये तीनों फोर्सेस हम हटा देते हैं, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये तीनों फोर्स यहाँ पर डिसअपीयर हो गए, तो अब बाइसिकल के स्पीड को अपोज करने वाले फोर्स होंगे क्या? नहीं। तो बाइसिकल की स्पीड फिर कम होगी क्या? बाइसिकल स्टॉप होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि बाइसिकल के स्पीड को अपोज करने के लिए ये सारे फोर्सेस थे, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। अगर ये नहीं होते तो फिर बाइसिकल एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, राइट स्टूडेंट? तो इसका मतलब गैलीलियो और न्यूटन का कहना क्या आता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो फोर्सेस आगे हमने डिस्कस किए, ये फोर्सेस क्या करते थे, अपोज टू द स्पीड ऑफ द बाइसिकल, इट अपोजेस द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बाइसिकल। तो इसके वजह से बाइसिकल की स्पीड कम होती थी। मतलब इसका यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टॉप करने के लिए ये सारे फोर्सेस हैं अवेलेबल, एंड दिस फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट? तो अगर ये सारे फोर्सेस हम मान लेते हैं कि डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए, तो फिर बाइसिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है यूनिफॉर्म मोशन में तो उसी डायरेक्शन में मूविंग रहेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग और एक बार क्लियर कर देते हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स अगर अपना करते हैं तो कुछ देर बाद यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप होता है? तो अब इसके फोर्सेस हमें पता चल गए, फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर एयर रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से स्टॉप हो जाता है। अगर ये फोर्सेस नहीं होंगे तो एक बार फोर्स अप्लाई कर देते हम तो ये कंटिन्यूअसली रहेगा ना इसी डायरेक्शन में। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी को रखना है तो फोर्स की जरूरत है क्या? नहीं। तो स्टॉप क्यों हो रहा है यहाँ पर कि ये सारे फोर्स उसको अपोज करते हैं। ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, अगर इस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो क्यों अप्लाई करना पड़ेगा हमें कंटिन्यूअसली फोर्स? टू ओवरकम दीज अपोजिंग फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। इसके ऊपर हमें बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना होता है ना। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स अगर यहाँ पर 8 न्यूटन है तो हमें उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए 8 न्यूटन का अलग से फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करना होगा ना, तब जाके ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स या एयर रेजिस्टेंस या ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम यहाँ पर डिसअपीयर कर देते स्टूडेंट, तो इसके ऊपर इसको अपोज करने के लिए फोर्स बचेगा क्या? नहीं। तो इसके ऊपर फिर फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं ना, ये कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो ये देखिए, मतलब एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअल में हम यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी को रखने के लिए फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो
जो फोर्सेस बॉडी के मोशन को अपोज करते हैं उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्चुअल में बॉडी को यूनिफॉर्म रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो इस वजह से गैलीलियो और न्यूटन्स, ओके, तो न्यूटन्स ने क्या किया है कि यहाँ पर 3 लॉस जिसके अंदर फोर्स और मोशन ऑफ द बॉडी से रिलेटेड कुछ रूल्स है, तो दैट आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पर 3 लॉज है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जिसमें देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर हम इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। तो चलिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका स्टेटमेंट। अब देखिए इस यहाँ पर 1-2 लेक्चर्स के अंदर जितने भी आर्टिकल्स होंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एक्चुअली ये सारे आपको 9th में हुए पूरे पॉइंट्स। फिर भी यहाँ पर ये पूरे हम रिवाइज करने वाले हैं ताकि आगे के आर्टिकल आपको समझ में आ जाए। ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखिए, एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स या फिर अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एवरी इनएनिमेट बॉडी, अब इनएनिमेट बॉडी का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉन लिविंग बॉडी, है ना। लिविंग ऑब्जेक्ट या लिविंग बॉडी खुद होकर उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है ना। ओके, तो इसलिए इनएनिमेट बॉडी, एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यहाँ पर 2 कंडीशंस डिस्कस किए, स्टेट ऑफ रेस्ट और सेकंड यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कब तक? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इनएनिमेट बॉडी है, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट रेस्ट, ये रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, विच इज एट रेस्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट हम इसको कहेंगे, और यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा एक यहाँ पर है ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओके इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से ये एक पर्टिकुलर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में मूविंग है, ओके, इन नॉर्थ डायरेक्शन इट इज मूविंग। तो हमेशा के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से ही ये ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ अगर जाता है तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए। देखिए इसका और एक बार मीनिंग क्लियर करते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। इनएनिमेट बॉडी मतलब नॉन लिविंग बॉडी। एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कब तक? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब इसके ऊपर जब तक हम अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा, या फिर ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा कंटिन्यूअसली। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। देखिए ओके, सो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है, ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी स्टूडेंट? दिस इज inertial frame of reference, inertial frame of reference। तो ये inertial frame of reference है स्टूडेंट। inertial frame of reference और दूसरी कौन सी होती है? non inertial frame of reference। अब inertial frame of reference का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक तो वेलोसिटी 0 रहेगी बिकॉज रेस्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट? 0 होती है, और यहाँ पर वेलोसिटी कैसे होगी? कांस्टेंट होगी। ओके, तो रेस्ट कंडीशन में क्या होगा? वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी कहा है, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ की तरफ फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली मूविंग रहेगी।
कब तक? जब तक कि हम इनके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे स्टूडेंट। तो दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो ही कंडीशंस होती है, एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट होता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन में होता है। ओके, सो दैट एक्सप्लेन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड इन व्हिच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन ये भी मतलब यहाँ पर होती है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होगा? दो ही पॉसिबिलिटी, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। राइट स्टूडेंट, अब यही देखिए इसके एग्जांपल्स। अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो आपके सामने भी होगा पेन या फिर रजिस्टर या फिर टेक्स्ट बुक। ओके, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तब तक खुद होकर उसकी पोजीशन चेंज करेगा क्या? नहीं। मतलब ये तो बात आपको समझ में आ रही है ना कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ओके, जब तक कि हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तब तक ये खुद होकर अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्या? नहीं। इसलिए इनएनिमेट बॉडी, नॉन लिविंग बॉडी। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब यूनिफॉर्म मोशन देखिए, यूनिफॉर्म मोशन जैसे अभी एग्जांपल लिया था हमने बाइसिकल का। अगर बाइसिकल, ओके, तो बाइसिकल पर जब तक हम पैडलिंग करेंगे, ओके, तब तक बाइसिकल मूविंग रहेगी। अगर पैडलिंग स्टॉप कर देते हम तो क्या होगा? देखिए, जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो इसके वजह से स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल डिक्रीजिंग होती है और कुछ देर के बाद बाइसिकल स्टॉप हो जाती है। राइट, अगर ये मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ पर कुछ देर के लिए नहीं है ऐसा कंसिडर करते हैं, तो मतलब वेलोसिटी जो होगी बाइसिकल की उसको अपोज करने वाले फोर्स अगर नहीं होते तो वेलोसिटी अपोज होगी क्या? नहीं। तो बाइसिकल कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी ना स्टूडेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन को अगर अपोज करने वाले फोर्स ही नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही ऑब्जेक्ट रहेगा ना। यस, तो ये बात है यहाँ पर। राइट, तो सेकंड का एग्जांपल हमें नहीं मिलेगा, वैसे फर्स्ट का भी एग्जांपल लिटरली नहीं होता है। देखिए, जो ऑब्जेक्ट हम रेस्ट बोलते हैं, अगर हमारे सामने टेक्स्ट बुक है या फिर पेन है, ओके, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन चेंज नहीं करते तो ऑब्जेक्ट तब तक कैसे रहेगा? रेस्ट कंडीशन में रहेगा ना। लेकिन एक्चुअल में वो रेस्ट है क्या? लिटरली, एब्सोल्युटली रेस्ट है क्या? नहीं, बिकॉज वी आर ऑल इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द रोटेटिंग अर्थ। अर्थ जैसे रोटेट हो रहा है उसी के साथ हम भी रोटेट होते हैं ना। तो आपको पता है अर्थ की रोटेशनल स्पीड क्या है? कंसिडर कीजिए अर्थ है, ओके, और हम यहाँ पर है और हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड क्या होगी? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये रोटेशनल डायरेक्शन है ना अर्थ की, वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर ये जो स्पीड होती है स्टूडेंट अबाउट 32 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा है। मतलब एक सेकंड में हमारी पोजीशन हम विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, ओके, अर्थ के साथ साथ 32 किलोमीटर चेंज करते हैं। तो 32 किलोमीटर पर सेकंड इज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। बिकॉज देखिए अर्थ की जो रेडियस होती है आर, ओके, 6400 किलोमीटर है। राइट, और यहाँ पर इस पोजीशन से अगर इस पोजीशन तक आना है तो हमें कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। मतलब ये पूरा डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, राइट, 2 पाई r से ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगता है? 24 आवर्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए और फिर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कैलकुलेशन हो सकता है ना। तो ये आता है राउंडेड ऑफ 32 किलोमीटर पर सेकंड। तो हम सब उसके साथ रोटेट हो रहे हैं ना, अर्थ के साथ। तो वी आर ऑल इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द रोटेटिंग अर्थ। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट अपीयर होता है वो और हम दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं ना, ओके, इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो पोजीशन भी चेंज नहीं करता है, इसलिए वो हमें
रेस्ट अपीयर होता है, लेकिन एक्चुअल में रेस्ट होता है क्या? नहीं, अर्थ के साथ वो भी रोटेट हो रहा है ना। तो इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर एक भी ऑब्जेक्ट लिटरली रेस्ट नहीं है, एक भी ऑब्जेक्ट रेस्ट नहीं है, ऑल आर मूविंग। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट ये एग्जांपल क्यों लिया मैंने? बिकॉज माउंट एवरेस्ट कैन बी सीन ओके फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। अगर माउंट एवरेस्ट के सामने हम खड़े तो माउंट एवरेस्ट हमें कैसे अपीयर होगा? रेस्ट अपीयर होगा ना, बिकॉज वी आर माउंट एवरेस्ट एंड वी बोथ आर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द रोटेटिंग अर्थ। अगर हम मून सरफेस पर जाते तब हमें माउंट एवरेस्ट रोटेटिंग दिखेगा अर्थ के साथ, बिकॉज हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगी ना। अब हम कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द रोटेटिंग मून। समझ में आ रहा आपको? ओके, तो इस तरह से इन द यूनिवर्स एक भी ऑब्जेक्ट रेस्ट है क्या? नहीं, लेकिन अगर उस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग पोजीशन चेंज नहीं करता है एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो हम उसको रेस्ट बोल सकते हैं ना। यस, ओके। वैसे यूनिफॉर्म मोशन का भी एक भी एग्जांपल नहीं है। देखिए अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ की जो स्पीड होती है वो भी वेरिएबल होती है एक्चुअल में। ओके, प्लैनेट्स आर मूविंग रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, कंप्लीटली सर्कुलर भी नहीं होते। इसमें हम देखने वाले केप्लर्स लॉज ऑफ मोशन, ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, तो वहां पर देखिए अर्थ की डायरेक्शन, अगर मान लेते कि अर्थ कॉन्स्टेंटली स्पीड से रिवॉल्विंग हो रहा है अराउंड द सन, लेकिन डायरेक्शन कहाँ कांस्टेंट है? डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन भी सेम। अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व होता है स्टूडेंट, मान लेते हैं स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड बोला मैंने यहाँ पर, स्पीड कांस्टेंट है ओके, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा क्या? वो नहीं। इसलिए देखिए all planets are revolving around the sun. Okay, our solar system, ये अपनी सोलर सिस्टम है, तो इसके साथ एडजेसेंट सोलर सिस्टम, तो इसे मिल्की वे गैलेक्सी हमारी बनती है। and that Milky Way galaxy consists of millions and billions of stars, solar system. Okay, and all they are revolving around a black hole. This is our Milky Way galaxy. ऐसे एडजेसेंट गैलेक्सीज होंगे, इससे नेबुलास बनता है और वो भी फिर रिवॉल्विंग होता है। तो यूनिवर्स में एक भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर हम इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द रोटेटिंग ऑफ द अर्थ वी कैन कंसीडर टू पॉसिबल। ओके, कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? नंबर एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट है। चलिए हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाते हैं। आपके सामने जो भी टेक्स्ट बुक होगा, पेन होगी या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो खुद होकर अपनी जगह या पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा ना, जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि हम अनबैलेंस्ड फोर्स, अब इसका भी मीनिंग हम क्लियर कर रहे हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब तक हम अप्लाई करने नहीं करेंगे तब तक रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट रहेगा। उसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है स्टूडेंट। जैसे बाइसिकल का देखा हमने, है ना। तो बाइसिकल में बाइसिकल की स्पीड कम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। अब अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से? एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो इमेजिन कीजिए ये सारे फोर्स हम यहाँ पर हटा देते हैं, तब अपोजिंग फोर्स ही नहीं बचेगा, तो बाइसिकल की स्पीड जैसे वैसी रहेगी ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन वहां पर कंटिन्यूअस होगा बाइसिकल का। ओके, तो ये इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको?